जो विषय आपका विषय हिंदी है उसका पाठ 5 जिसका नाम है जूलिया। इसके लेखक है अंतोन चेखव। पाठ का नाम है जूलिया। जूलिया नाम सुनते ही बच्चों आपको इस समझ में आ गया होगा, माइंड में एक बात आई होगी कि जूलिया तो एक नाम है। सही बात है, जूलिया एक नाम है। नाम जूलिया नाम से इसमें में आ रहा है कि यह एक लेडीज का नाम है, मतलब औरत का नाम है, जेंट्स का नाम नहीं है। तो सही में यह एक स्त्री का नाम है, औरत का नाम है। और उसी के नाम पे ये जो है पूरा जितना भी इसमें कहानी बताया गया है जूलिया के नाम पे बताया गया है। यह जो है जूलिया बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है, एकांकी है। एकांकी मतलब होता है नाटक। इसमें संवाद लिखा जाता है, संवाद कहा जाता है। दो तीन आदमी रहते हैं, एक्टर रहते हैं, वो बात करते हैं, अपना संवाद करते हैं। इसमें ज़्यादा पात्र नहीं है, इसमें दो ही पात्र है, एक जूलिया है और एक गृहस्वामी है। गृहस्वामी मतलब होता है, गृह मतलब होता है घर, स्वामी मतलब होता है मालिक, यानी जो घर का मालिक होता है उसे गृहस्वामी कहते हैं। जूलिया क्या है? जूलिया एक गवर्नेंस है, मतलब जो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, देखभाल करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं गवर्नेंस। तो जूलिया वही है, ये गवर्नेंस है। और गृहस्वामी लेखक इसमें खुद बने हुए हैं और जूलिया के साथ उनका बातचीत हो रहा है, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। लेखक का यहाँ तात्पर्य ज़्यादा बताने का संदेश क्या है इस पाठ में, कि उन्होंने ये बताया है कि इस दुनिया में दब्बूपन यानी कायल बनकर, भीरू बनकर, डरपोक बनकर नहीं रहना है, अपने हक के लिए लड़ना है। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको अपने हक के लिए लड़ना है। ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, वैसे ही छोड़ देना है। कोई नहीं दे रहा है तो भी हम कुछ करना नहीं है, हमने मेहनत किया, सब कुछ किया और डर के मारे उस चीज़ को वैसे ही छोड़ दिया, त्याग दिया, ऐसा नहीं करना है। अपने हक के लिए लड़ना है। यही लेखक ने इसमें बताया है, संदेश दिया है। लेखक ने कहा भी है, प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरणा दिया है, प्रेरित किया है कि अपने न्याय के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। इतना भी सीधा मत बनो। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि अच्छा बनने के लिए इतना भी नीचे मत गिर जाओ कि अपने अधिकार को ही खो दो, अपने हक को ही खो दो। यह भी एक बहुत बड़ा अन्याय होता है। कभी भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ेंगे तो हम कायर कहलाएंगे, दब्बू कहलाएंगे। ऐसा लेखक ने कहा है। इतना भी अच्छा नहीं बनना है कि अपना सब कुछ खो करके अच्छा बनो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा लेखक इसमें हमको संदेश दे रहे हैं। यह नाटक है, बहुत ही अच्छा एकांकी है और गृहस्वामी और जूलिया के बीच में जो बातचीत हो रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से लेखक ने दर्शाया है। तो इसको बच्चों पढ़िए और समझिए और आप भी अच्छा बनने के लिए कोशिश कीजिए। किस तरह हमको अपने हक के लिए लड़ना है और समाज में रहना है, उसको सीखिए। पढ़ते हैं हम, लेसन कैसे है शुरू करती हूँ। ब्रैकेट जो दिया है वो क्या होता है, वो इंसान का जो होता है ना, एक्शन जो होता है उसके लिए रहता है। जो ब्रैकेट दिए रहते हैं लाइन्स, इसमें दिया है बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासुदेवन आती है। जो पढ़ाती है गवर्नेंस वो जूलिया, वो आती है जूलिया। जूलिया का संवाद जूलिया बोलती दबे स्वर में, बहुत ही धीमे स्वर में बोलती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी जो घर का मालिक है बोलता है, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी जो मालिक है वो बोलते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। रूबल, रूबल एक शब्द है, वो पैसे के लिए आया है। जैसे डॉलर होता है, दिनार होता है, हमारे यहाँ रुपया होता है, उसी तरह रूबल, रूस में पैसों को रूबल कहते हैं। तो यह रूसी पैसा है। उसमें बताया है लेखक ने कि 30 रूबल मंथली महीना तुमको तय हुआ था। गृहस्वामी ने जूलिया से ऐसा कहा। जूलिया बोलती है विनती स्वर, विनीत स्वर, बहुत ही नम्र होकर के बोलती है, जी नहीं मालिक 40 रूबल। गृहस्वामी नहीं भाई 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने, लेखक खुद अपने को गृहस्वामी बताया है तो बोल रहे हैं मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैंने सब लिखा है। मैं
देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ। मैं कोई भी गवर्नेंस रखता हूँ बच्चों के लिए, तुमको 30 रुपये ही देता हूँ, तुमको 40 कैसे दूंगा? तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उससे भी मैं 30 रुपये नहीं देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया नवेश्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गोस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखी है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये। लेकिन 60 रुपये तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कौल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। कौल्या गोस्वामी का लड़का रहता है, तो घुमाने ले गई है। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए जरा कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, बहुत धीमे स्वर में बोलती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। रुक जाती है। गोस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार, 2 महीने में 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किए। दूसरा पेज है आपके सामने, यानी तुम्हारे 12 रुपये कट गए। उधर कौल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे, नागे मतलब गए, 19 नागे। तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41, यानी 41। 41 रुपये, ठीक है? जूलिया रुआ सी हो जाती है, रोने जैसा चेहरा बनाती है। रोते स्वामी, जी हाँ। गोस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हैं ऐसे ऐसे, फिर बोलते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। है मेरा भाग्य, हाँ, तो मैं प्याली के 2 रुपये ही काटूंगा, 2 रुपये प्याली पे काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी मतलब होता है पेड़ की डाली, टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुपये उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। जो घर की नौकरानी थी, सफाई करने आती थी, उसने जो गोस्वामी की लड़की थी वान्या, उसके जूते चुरा लिए। अब बताओ, अब एक गवर्नेंस पढ़ाने आती है तो कहाँ कहाँ ध्यान देगी? अब जूते नौकरानी ने चुराया और ब्लेम इसके ऊपर लग रहा है। देखिए अब जूलिया मुश्किल से अपनी लड़ाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। गोस्वामी बोले, सुन रही हो ना? गोस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो कटेंगे, कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुपये और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गोस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होता तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं करने लगते हैं, वो कुछ लिखे नहीं रहते हैं, लेकिन वो वैसे ही जूलिया को दिखाने के लिए ऐसा एक्टिंग करते हैं। दिखाऊं डायरी में लिखा हूँ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैंने तुम्हें दिया था पैसे। जूलिया आंसू पोंछती है, आप कह रहे हो तो आपने दिए ही होंगे। देखो, उसको मिला नहीं है फिर भी डर के मारे बोल रही है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे।
गुरुस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना। जूलिया आंसू पोंछती है, पीती हुई कांपती आवाज में बोलती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। गुरुस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, बहुत गुस्सा आया, बोले अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम ना, लास्ट पेज है, देखो तुम न बताती तो हो जाता अनर्थ है, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं कुछ लिखते रखते हैं, फिर बोलते हैं हाँ तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं 11 रूबल देते हुए, संभालो लो, गिन लो, ठीक है ना। जूलिया कांपते हाथों में रूबल लेती है, कांपते स्वर में, जी धन्यवाद। गुरुस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाते और ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, तुम्हें धोखा दिया है, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है, बहुत गुस्से में उनकी आवाज़ कांपने लगती है और बोलते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तो फिर तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जूलिया जी हाँ मालिक। जूलिया बोलती है जी हाँ मालिक। गुरुस्वामी फिर बोलते हैं, लेखक फिर बोलते हैं, गुस्से से चिल्लाने लगते हैं, गुस्से से उनकी आवाज़ बाहर ही नहीं आती है और बोलते हैं जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक, क्यों बार बार जी हाँ मालिक कह रही हो। जूलिया डर जाती है, भयभीत स्वर बहुत डर जाती है और भयभीत स्वर में बोलती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप तो कुछ दे भी रहे हैं। देखिए इतनी सीधी है जूलिया कि इसके पहले वो जहाँ जहाँ काम किए वहाँ उसको थोड़ा भी पैसे नहीं मिले हैं। अब यहाँ जो गुरुस्वामी है उनको कुछ पैसे दे रहे हैं तो धन्यवाद बोल रही है। इतनी सीधी है कि बोल रहे हैं गुरुस्वामी मैंने तुमको 10 रूबल दिया है, वो नहीं पाई है फिर भी बोल रही है, आप बोल रहे हैं तो ठीक है। यानी अपने हक के लिए बोल भी नहीं रहे कि नहीं आपने कब दिया, कहाँ दिया, मुझे मिला ही नहीं, मैं कैसे मालूम। वहाँ तो कम से कम हक के लिए बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जो बोलते जा रहे हैं वह मानती जा रही है। यही लेखक बता रहे हैं कि इतना भी कायर और दबूपन नहीं होना चाहिए, इतना भीरू नहीं होना चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत के लिए, अपने हक के लिए वहाँ पे लड़ना है। अब लेखक यहाँ पे जूलिया है उसको सीख दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम जो कर रही हो यह गलत है, यह खुद में ही एक अन्याय है, अपराध है, इसको ऐसा नहीं करना है। आगे क्या बोल रहे हैं लेखक देखिए। गुरुस्वामी गुस्से में बोल रहे हैं कि जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, तुम कहती जा रही हो। जूलिया डर गई फिर बोलती है कि इसके पहले मुझे कोई पैसा दिया ही नहीं था, मैं जहाँ भी काम किया आपने दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आगे गुरुस्वामी अब जूलिया को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत क्रोध में बोल रहे हैं, क्रोध के कारण कांपते तेज स्वर, बहुत ही तेज स्वर में बोल रहे हैं, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है ये बात जानकर कि जहाँ तुमने काम किया उन लोगों ने तुमको 1 पैसा तक नहीं दिया। यह बात सुनकर मुझे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम वैसे ही हो। ऐसा लेखक को महसूस हो रहा है कि तुम जैसी हो वैसा उन लोगों ने किया है। स्वर धीमा कर बोले, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है। लेखक बोल रहे हैं, गुरुस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब तक मजाक कर रहा था। मैंने एक छोटा सा बहुत ही क्रूर, मैंने मजाक किया, बहुत ही खराब मैंने मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, सिर्फ मैसेज देना चाहता था, कुछ सिखाना चाहता था। देखो जूली, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा, यानी मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं लूँगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा।
जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, यानी कि तय कितने हुए थे? 40 रूबल। उसके हिसाब जुड़िया के हिसाब से 40 रूबल। लेकिन लेखक ने क्या बताया कि 30 रूबल मैं देता हूँ, उतना ही तय था। लेकिन उन्होंने अंत में क्या बोला कि मैं तुमको 40 रूबल ही मानता हूँ और 2 महीने का मैं तुमको 80 रूबल देता हूँ। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। लेखक कह रहे हैं, जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इतना भला कहलाने के लिए इतना दबू और गोदा बन जाओ कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें? गोदा मतलब बहुत ही सीधा साधा, दबू मतलब कायल, मतलब अच्छा बनने के लिए इतना कायल बन जाओ, इतना डरपोक बन जाओ, इतना सीधा बन जाओ कि जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध भी न करो। यह तो सही नहीं है, यह गलत है। बस खामोश रहें और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। खामोश रहकर जो भी जाति तुम्हारे साथ हो रहा है तुम सहती जाओ, यह गलत है। नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन जो हृदय के बिना संसार है से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ, जो हमारे दांत हैं, जो हमारे पंजे हैं, इनके साथ, ये हमारे क्या है? हथियार हैं। इनके साथ हमको आवाज़ उठाना है, बोलना है, अपने हाथ पैर को मारना है। इंसान के हथियार यही होते हैं, दांत, उसके पैर, उसके पंजे। उससे हमको लड़ना होगा पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित, लेखन क्या है? रीढ़ रहित, इंसान के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है और न रहती इंसान का शरीर, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी तरह संसार में अगर हम दब्बूपन है तो हमारे संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग दब्बू हैं, भीरू हैं, कायर हैं, उनके लिए इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। यह बात जूलिया समझ लो, जानो, कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अर्थात बच्चों, आप देख रहे हैं कि लेखक कितना अच्छा सीख मैसेज इस लेसन में हमको दिए हैं, बताए हैं। उनका यही कहना है कि अच्छा बनने के लिए, दुनिया में बढ़िया दिखाने के लिए इतना भी हमको नीचे नहीं गिरा, अपने स्वाभिमान गिरा देना है कि मतलब अपने हक के लिए, जो सही है, जो न्याय है, उसके लिए भी हम आवाज़ न उठाएं। सिर्फ ये कि भाई बनने के लिए हम बहुत अच्छे हैं, ये बात गलत है। एक बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसे लोगों के लिए लेखक बोल रहे समाज में कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि हमें ठीक है, एक हद तक, एक सीमा तक हमको सीधा बनना है, मतलब हमको अच्छा बन के दिखाना है। लेकिन जहाँ एकदम ज्यादती हो रहा है, गलत हो रहा है, वहाँ हमको चुप नहीं रहना है। वहाँ चुप रहने में ही हमारी बेइज्जती है, हमारा नुकसान है। जहाँ हमारा नुकसान हो रहा है वहाँ हमको चुप नहीं होना है। वहाँ हमारा बहुत इज्जत नहीं होगा, हमारा बहुत बड़ा नाम नहीं हो जाएगा अगर हम नहीं बोलेंगे तो नहीं, बहुत कम बोलता है, बहुत सीधा है, वहाँ नाम नहीं हो जाएगा। आप अपने हक के लिए, हाँ, दूसरे के हक को छीनना है वो गलत है, दूसरे से लड़ के छीनना है वो गलत है। लेकिन अपने हक के लिए हम वहाँ सही हैं, हम कोई बात नहीं कहे हैं, कुछ कहे ही नहीं है, वहाँ हमारा नाम ब्लेम कर दिया गया। स्कूल में बच्चों आप देखे होंगे कि अगर 2-4 बच्चों के बीच में लड़ाई होता है, बहुत सारे जो चौपटर बच्चे होते हैं, चालाक बच्चे क्या करते हैं, क्लेवर बच्चे दूसरे पर डांट डाल देते हैं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा, उसने कहा। और वहाँ आप सीधा बनने के चक्कर में वहाँ चुप होकर बात सह लो तो आपके ऊपर नाम आएगा, ब्लेम आएगा, ये गलत है। अगर आप वहाँ नहीं गए हो तो आप भी वहाँ अपने हक के लिए लड़ो, नहीं मैंने नहीं कहा है, मैं कुछ नहीं कहा, उसने कहा है। वहाँ चुप नहीं रहना है। क्लास में पेपर हो रहा है, वहाँ कोई चीटिंग कर रहा है, आपके पास पेपर भी दिया, कुछ कर दिया, वहाँ भी आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। नहीं, मेरा हैंडराइटिंग नहीं है, मैंने नहीं लाया, आप पता कीजिए। वहाँ सारी चीज़ें होती हैं, एक स्कूल लाइफ में है या फिर बाहर दुनिया में, समाज में भी। अगर आपने मेहनत किया है, आपने नौकरी किया है, जॉब किया है, तो आप अपने हक के लिए, जैसे अभी दिखाया है वहाँ, आप अपने तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए वहाँ फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। नहीं, मैंने इतना दिन किया है, ऐसा किया है, ऐसा, उसका खुद के पास रिकॉर्ड रखना चाहिए, वहाँ बताना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो दुनिया में समाज है हमको जीने नहीं देगी, और दुनिया तो कदम कदम पर लुटना चाहती है। ऐसा ही समाज आज का चल रहा है। ये लेसन आज के समाज के ऊपर बहुत ही अच्छा है। अगर आप चुप रहेंगे तो सामने वाले के पास कितना भी वो करोड़पति हो, लेकिन वो आपको लूटने में पीछे नहीं देगा। वो चाहेगा जैसे तैसे करके
वो आपको न दे और उसका पैसा बच जाए। आप जहाँ भी काम करेंगे अगर आप चाहेंगे कि आप नहीं अपने हक के लिए लड़ेंगे तो सामने वाला आपको देने वाला नहीं है, ऐसा ही समझिए। तो इस समाज में अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे हम कैसे जिएंगे और क्या खाएंगे, दुनिया में कैसे रहेंगे। तो हमको ये सीखना है बच्चों, एकदम सीधा नहीं रहना है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही सीधे रहते हैं, बहुत लोग दुनिया में भी सीधे हैं, तो उनको इस लेसन से सीख लेना है और समाज में अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना सीख जाएंगे। हक के लिए लड़ेंगे तभी हम जीवन में प्रगति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना अच्छा मैसेज इसने दिया है, आपको इससे सीख लेना है, आपको भी लेना है, हमें भी लेना है। अगर हम नहीं करते हो तो हमें भी करना है और जीवन में हमें आगे बढ़ना है और प्रगति करना है, ऐसा करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 5वां लेसन था। आगे हम पढ़ेंगे 6ठा जो लेसन है। एक पोएम बहुत ही अच्छा है और ये सखी है, बहुत ही अच्छा है, पहेली है, वो पढ़ने में अच्छा लगेगा। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप ज़रूर पढ़ना और अगले वीडियो हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। और आप अपना ध्यान रखिए, अप्लाई करते रहिए। जो वीडियो बनता जा रहा है उसको एक बार नहीं 2-2 बार देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।